ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां संकट दास नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। संकट दास की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जंगल से लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेचकर संकट दास को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से इंतजाम हो पाता। नदी पर बहुत से मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आते थे। एक दिन संकट दास ने देखा कि मछुआरों ने अपने जाल में एक जल परी को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे तरह ही एक इंसान हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पैरों की जगह मेरी पूंछ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बाजार में बेचने पर हमें बहुत कीमत मिलेगी। मछुआरे जल परी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जल परी को जाल में ही छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। संकट दास ये सब देख रहा था। संकट दास को जल परी पर रहम आ जाती है। वो चुपके से जल परी के पास जाता है और जल परी के मुंह पर पानी की छींटे मारता है। होश में आते ही जल परी चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। डरो नहीं, मैं मछुआरा नहीं हूँ। मेरा नाम संकट दास है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संकट दास ने कुल्हाड़ी से जाल काटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। इतना कहने के बाद संकट दास अपने घर लौट आया। घर लौटने पर संकट दास ने देखा कि उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। क्या हुआ गीता, आज तुम इतनी मायूस क्यों हो? रोजाना तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी, आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सरपंच ने गांव में ढोल पिटवाकर ऐलान करवाया है कि आज के बाद कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा। क्या हुकूमत ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है? हाँ, इसीलिए रो रही हूँ मैं। हमारे पास तो लकड़ियां काटकर बेचने के अलावा कमाई का और कोई रास्ता भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो शहर जाकर कमाई करके ला सके। फिक्र मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज लकड़ियां बेचकर 100 रुपए मिले हैं। चलो ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। बाजार जाकर अनाज लाने का मेरा मन नहीं हो रहा है और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। संकट दास और गीता ढाबे पर खाना खाने पहुँचे। गांव में एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी नाम के 2 भाई चलाया करते थे। शेरा भाई, जरा हमारे लिए 2 सादा थाली लगवा दीजिए। ठीक है, लगाता हूँ। आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया लेकिन थाली नहीं आई। शेरा भाई, अभी तक हमारी थाली नहीं आई। तुम बार बार मेरा सिर क्यों खा रहे हो? देख नहीं रहे हो इतनी भीड़ है? मगर तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे बाद थाली मिल जाएगी। अब हम कभी इस ढाबे पर खाना खाने नहीं आएंगे। गीता ने घर पहुंचकर संकट दास से कहा, हमारे गांव में एक ही ढाबा है, उस पर कितनी भीड़ रहती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों ना हम लोग अपना एक ढाबा खोल लें? अगर हमारा ढाबा चल निकला तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था। मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो किराए का इंतजाम आसानी से हो जाएगा ना। संकट दास और गीता ने शेरा और हाथी भाइयों के ढाबे के पास ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना ढाबा शुरू कर दिया। संकट दास भाई, थाली कितने की है? सिर्फ 50 रुपए की। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। संकट दास और गीता के मोहब्बत भरे बर्ताव और लजीज खाने की वजह से उनके ढाबे पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। उधर शेरा और हाथी का ढाबा खाली होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में शेरा और हाथी भाइयों का काम धाम ठप हो गया। शेरा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पिछले 2 महीनों से हमारी आमदनी आधी से भी कम हो गई है। हमें इस संकट दास को ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
मेरे पास एक तरकीब है। शेरा संकट दास को बचपन से जानता था। वो जानता था कि संकट दास को तैरना नहीं आता। एक रात शेरा और हाथी संकट दास के करीब पहुंच गए। उन्होंने संकट दास का मुंह कपड़े से बांध दिया। फिर वो संकट दास को नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया। कुछ ही वक्त में संकट दास नदी में डूब गया। कुछ वक्त बाद संकट दास की आंख खुली तो उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। वही जल परी जिसकी संकट दास ने एक बार जान बचाई थी, वो संकट दास के सामने खड़ी थी। मैं जिंदा कैसे बच गया? कुछ बदमाशों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बचाया है। मगर मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। जलपरी संकट दास को एक घड़ा देती है। जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, इससे एक गोली बाहर निकलेगी। उस गोली को खाने के बाद कोई भी पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस गोली का असर केवल 12 घंटे तक ही रहता है। मैं ये घड़ा तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। संकट दास घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने घड़े को संभाल कर रख दिया और अपने ढाबे पर काम करने चला गया। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक गए। अरे भाई, ये संकट दास जिंदा बचकर वापस कैसे आ गया? लगता है इसने तैरना सीख लिया होगा। शेरा भाई, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, इस बार मैं संकट दास का खेल खत्म कर दूंगा। शेरा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच से कहा, चौधरी साहब, मुझ पर एक एहसान कीजिए। क्या बात है शेरा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चौधरी साहब, गांव के हर एक आदमी से कह दीजिए कि कोई भी संकट दास को अपनी जमीन या दुकान किराए पर ना दे। संकट दास की वजह से मेरा कारोबार चौपट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संकट दास जिस दुकान में ढाबा चला रहा था, उस दुकान के मालिक ने संकट दास से दुकान खाली करवा दी। इन्हें अचानक क्या हो गया? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमसे दुकान क्यों खाली करवा दी? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी जगह किराए पर ले लूंगा। संकट दास निराश होकर नदी के किनारे गया। वही जलपरी जिसने संकट दास को घड़ा दिया था, नदी से बाहर आई। क्या हुआ संकट दास, आज तुम इतने मायूस क्यों हो? गांव में कोई अपनी जमीन मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं है और मैं अपने घर पर भी ढाबा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरा घर मेन रोड से दूर है। वहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। संकट दास ने सारी बात जलपरी को कह सुनाई। तुम नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल लो, उस जमीन पर किसी का हक नहीं है। मगर पानी में आग कैसे जल पाएगी और लोग वहाँ सांस कैसे ले पाएंगे? फिक्र मत करो, पाताल लोक में आग जल सकती है। हम भी तो वहीं खाना बनाते हैं। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो याद करो, मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था जिसमें जादुई गोलियां थीं। हाँ, उस मटके के बारे में तो मैं भूल ही गया। संकट दास ने नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल दिया और गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए। गांव के लोग पाताल लोक का ढाबा देखने के लिए बहुत उतावले थे। वो सभी नदी के किनारे पहुंच गए। संकट दास ने सभी को मटके से निकालकर एक एक गोली दे दी और कहा, सुनो सुनो भाइयों, इस गोली का असर 12 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए 12 घंटे के बाद पानी से बाहर जरूर आ जाना। लोगों ने नदी के नीचे जाकर पाताल लोक में संकट दास के ढाबे में खाना खाया और पाताल लोक की सैर भी की। संकट दास ने नदी किनारे एक नौकर को खड़ा कर दिया और उससे कहा, जो भी खाना खाने आए उसे मटके से निकालकर एक गोली दे देना। ऐसा कहकर संकट दास ढाबे पर काम करने चला गया। उधर शेरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पाताल लोक का ढाबा, संकट दास ने ये बहुत अच्छी चाल चली है। अपने गांव वाले तो वहां जा ही रहे हैं,
ऊपर से बगलगीर गांव के लोग भी पाताल लोक में खाना खाने और वहां सैर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे ढाबा पर तो सन्नाटा छा गया है। भाई, मैं भी संकट दास के ढाबे पर गया था। पाताल लोक की दुनिया बहुत खूबसूरत है। बहुत रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती है वहाँ। खामोश, अगर संकट दास का ढाबा इस गांव में रहा ना, तो हमें इस गांव से बाहर जाकर कहीं और ढाबा लगाना पड़ेगा। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और बोला, चौधरी साहब, आप संकट दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटवाइए। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। माफ करना शेरा, मैं संकट दास को और परेशान नहीं कर सकता। संकट दास के ढाबे की वजह से दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे हमारे गांव का नाम हो रहा है और मुसाफिरों की वजह से गांव के लोगों की माली हालत भी सुधर रही है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शेरा अपने घर आकर हाथी से बोला, चौधरी साहब भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? शेरा और हाथी गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना ढाबा चलाने लगे। अब संकट दास और गीता का पाताल लोक का ढाबा चलता रहा। ये कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव की, जहां सखाराम अपने खानदान के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम किया करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते थे। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके होटल में क्या है बताइए। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर मसाला, पनीर दो प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मीठे गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए क्या खाएंगे आप? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बनाकर दे दीजिए। अरे ओ, कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने दिनेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा लजीज खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही खूब था, लाजवाब था। अरे वाह, मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिलाता हूँ और वो बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई, जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तो अभी तक यही सुना था कि नींबू को पानी में निचोड़ कर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। फिर आप गलत जगह पर आ गए। आपको किसी सस्ते से होटल में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर उसे एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए। नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है। इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? भाई साहब, ये पार्सल के पैसे नहीं, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे है। इतना तो मेरा रोजगार भी नहीं है, और इतना महंगा खाना अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपने जेब से 100 रुपए निकाल कर कुंदन के सामने रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस शख्स के पास तो पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरा 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की जुर्रत कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ आ जाता है। तुम्हारी जेब में अगर फूटी कौड़ी नहीं थी तो क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को कोई हक नहीं है इस होटल में आने का। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर भरता बना दूंगा। अजीब बदतमीज आदमी है आप। अब आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनकर ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को जोर जोर से पीटने लगते हैं।
सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक होटल के जूठे बर्तन मांजने होंगे, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की जूठी प्लेट्स साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुए उस मसले को रोते हुए अपनी बीवी विमला को बताता है। आपको क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। उन लोगों ने तो पहले आपको बुरी तरह से पीटा और उसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह सलूक किया। मेरी बहुत बेइज्जती की गई विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेचारे गरीब और लाचार लोगों को अच्छे होटल में खाना खाने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे आप क्या कर लेंगे, आप तो खुद मार खा कर आए हैं। मैं अपना होटल खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा होटल बनाकर खड़ा करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा खाना मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ हक होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन बेरहम लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उन्हें भी अच्छा खाना खाने का अधिकार है। लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी बीवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर उसी मसले के बारे में सोचता रहा। अगले दिन नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, लेकिन सबने उसकी बेइज्जती करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जाकर कोई काम धंधा करो। या अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे पैदा हो गया? उसके लिए देश के नेता ही काफी है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ कर रहा हूँ गांव के भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के लोग दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। तुम मेरा साथ देने के बजाय तुम उल्टा मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन वास्तविकता कई ज्यादा अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिलाओगे? यह पूरी तरह से नामुमकिन है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर सखाराम से बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक होटल बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोचता है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर उनसे बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके होटल का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। तेरी जुबान से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा निकला है। तू परेशान मत हो। इस गांव का मुखिया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, हमारे दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फेमस है। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ, वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 रुपए का डिस्काउंट। ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत एहसान करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे होटल में महीने में 1 बार ही तो खाना खाता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे होटल में 4 या 5 बार ही खाना खाया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर उधार है। लगता है मुखिया जी आप हमारी बात का बुरा मान गए। तुम तो वाकिफ हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दों की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे होटल में खाना खाने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले मुझे वो 100 रुपए दे रहा था, इसलिए मैंने उसे 2 दिन तक मेरे होटल के जूठे बर्तन क्या मंजवाए थे, वो तो पूरी तरह तैश में आ गया।
हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, अब तैश में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम, खुलकर बात करो। वो इस गांव में होटल बनाने की सोच रहा है और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना, मेरा तो होटल बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश का तो दिमाग ही खराब हो गया है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारा भी खराब हो गया है। ऐसा मुमकिन नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना, तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा इज्जत उसकी करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सालों बाद उसकी रहमदिली देखकर गांव के लोग उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है। अब मैं तो किसी को गांव में होटल बनाने से नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर तिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपना बस पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों की पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती यह है कि तू गांव में होटल बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो खुश होना चाहिए। तू कोई गरीबों का भला नहीं चाहता नीलेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू बस अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपने बीवी का पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम ऐसा होटल बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा खाना खा सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने एक बेहद अच्छा भोजनालय तैयार कराया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी प्रकार के भोजन तैयार किए जाते थे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારે રેસ્ટોરન્ટ માટે બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાને રોકી ન શક્યો, તો હવે મને જમવું આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होकर नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1 रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही लेता था और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम गुस्से में आकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे होटल को बंद करवा दिया। मेरे होटल में तो कोई कुत्ता भी नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास इसका भी बंदोबस्त है। कैसा बंदोबस्त? क्यों ना हम दोनों उसके होटल में आग लगवा दे। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका होटल बंद हो जाएगा। सखाराम और कुंदन उस वक्त नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे और उसी समय सेठ जमुना प्रसाद वहां से गुजर रहे थे। जमुना प्रसाद ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम
और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम, तुम तो गांव के बड़े इज्जतदार शख्स हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके होटल को जलाकर राख कर दूंगा। इसके वजह से मेरा होटल बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारा ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार के वजह से तुम्हारा होटल बंद हुआ है। तुमने मेरी बेइज्जती की। मैं चाहता तो मेरी बेइज्जती का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस होटल में देश का हर एक नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भर के खाना खाकर चला जाता है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे मुनाफा नहीं हो रहा? मेरे खानदान का खर्चा इसी होटल से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। और आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए में ही थाली मिलती है।